जहां जहां ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, उन प्लेटफॉर्म पर हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज करें। हो सकता है हमारी पिटाई भी होगी, क्योंकि वो लोग वायलेंट हैं। जो हुकूमत है मुझे लगता है कि वो धर्म पे ही काम कर रही है, धर्म को लेके फोकस कर रही है, और बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक के लिए यूनिवर्सिटीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, पढ़ा सकें, ख़ासतौर पर वर्कशॉप कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन में वे सारी सुविधाएं हैं कि जिसमें इसी संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जनता का घोर दमन किया जा सकता है। और जलियांवाला बाग का भी उदाहरण हमारे सामने आया, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी था वो, लेकिन रॉलेट एक्ट से कम दमनकारी कानून आज देश में नहीं है। चाहे वो अवस्पा हो, चाहे वो अशांत क्षेत्र से संबंधित मामला हो, चाहे वो यूएपीए हो, ये जो दमनकारी कानून हैं, इन दमनकारी कानूनों को कांग्रेस सरकार ने लागू किया और उसको और आगे बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। पहली बात 1857 के खूब लड़ी मर्दानी, झांसी की रानी, ये सब हम सब लोग पढ़ते हुए ही बड़े हुए। लेकिन जब मैंने पहली बार ज्योतिबा फूले का ये वाक्य पढ़ा कि कंपनी बहादुर के शासन को ख़त्म करके पेशवा अपना वही शासन लागू करना चाहते हैं जिसमें महार की पीठ पर झाड़ू रहेगी, जिससे वो चले तो विप्र का पाँव उस ज़मीन पर ना पड़े, और मुंह गले में कुल्हड़ रहेगा जिससे कि उसका थूक जो है वो ना गिरे। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे तो मैंने 1857 को कभी पढ़ा नहीं था। आखिरकार ये जो फासिज्म, हिंदू फासिज्म है, जो आज का मुख्य खतरा है, उसका जड़ कहाँ है? मैंने इसी संबंध में ज्योतिबा फुले को उद्धृत किया। इसकी जड़ है मनुवादी वर्ण व्यवस्था में। हिंदू फासिज्म की जड़ जो है मनुवादी वर्ण व्यवस्था में है, वो उग्र हिंदुत्व हो या नरम हिंदुत्व हो। यही बात ख़त्म करता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का हम लोगों ने नाम लिया, मैं तो कानपुर से ही संबंधित हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 1924 में कहा कि काउंसिल में प्रवेश ने भारतवर्ष में सांप्रदायिकता को बहुत अधिक बढ़ाया है। ये जो इलेक्शन की आप पूरा नेशनल मूवमेंट को देख लें, पूरे नेशनल मूवमेंट में ये इलेक्शन जो है, इसने सांप्रदायिक आधार पर मत विभाजन और इलेक्शन, हर इलेक्शन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि समय कम है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता जैसे जैसे दमनकारी होती जा रही है, ये वर्तमान सत्ता ही नहीं, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हत्याकांड तेलंगाना के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। न केवल किसानों के ऊपर किया गया बल्कि मुसलमानों के ऊपर भी किया गया। हजारों को मारा फौजियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और कश्मीर में तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार किया गया, वो सुधार ये किया गया कि सेक्शन 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कर्टेल किया गया, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया कि किसी विशेष परिस्थितियों में कैसे इसको छीनी जा सकती है। पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो भारतवर्ष के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वैसे तो उन्होंने 47 के अंदर मेमोरेंडम दिया था सोशलिस्ट सोसाइटी का, लेकिन वो अपने उन व्यूज़ को इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रख पाए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और अन्य कॉन्स्टिट्यूशन, ये उदाहरण थे। और उनको बेस करके उन्होंने कहा, आई वाज हैक, मेरे ऊपर आप जिम्मेदारी रखते हैं, मेरा बस चले तो मैं संविधान को आग लगा दूँ। तो
ये कॉन्स्टिट्यूशन में वे सारी सुविधाएं हैं कि जिसमें इसी संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जनता का घोर दमन किया जा सकता है। और जलियांवाला बाग का भी उदाहरण हमारे सामने आया, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी था वो, लेकिन रॉलेट एक्ट से कम दमनकारी कानून आज देश में नहीं है। चाहे वो अवस्पा हो, चाहे वो अशांत क्षेत्र से संबंधित मामला हो, चाहे वो यूएपीए हो, ये जो दमनकारी कानून हैं, इन दमनकारी कानूनों को कांग्रेस सरकार ने लागू किया और उसको और आगे बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। तो सत्ता लगातार दमनकारी होती जा रही है, तो लड़ने का इससे क्या है? हिंदू फासिज्म जिसका आज नाम है, इससे लड़ने का तरीका क्या है? नरम हिंदुत्व या गरम हिंदुत्व? मेरे ख्याल से इससे लड़ने का तरीका यह है कि एक मजबूत नागरिक आंदोलन, पीयूसीएल की हिस्ट्री को 1976 से जो लोग तलाशते हैं, मैं सोचता हूँ उसे 1936 से तलाशनी चाहिए, जब भारतवर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर के अध्यक्षता में पहला सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन देश में बना था। और डॉक्टर रोहिया की बहुत अच्छी किताब है सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया। तो जैसे जैसे सत्ता दमनकारी होती जा रही है, वैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां का क्षरण होता जा रहा है, प्रेस कुंद होता जा रहा है, एक मजबूत नागरिक आंदोलन को बनाने और संगठित करने की आवश्यकता है। बेसिकली जो हम अभी के संदर्भ में जो चीज़ें देख रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड और वोट को देखते हुए ये सरकार काम कर रही है। समस्याएं हम लोगों के सामने हैं, समाधान हम लोग क्या कर सकते हैं, और उस पर हमें लगता है बातचीत की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो एक बहुत बड़ा तबका है, ख़ास तौर पर जो मज़दूर है, किसान हैं, और जिस तरीके से उन्हें सीमित कर दिया गया है उनके संसाधनों के साथ में, और उन्हें यही बताया गया कि जो संसाधन मिल रहे हैं वही उनकी आज़ादी है और उसी दायरे में वो अपने आप को सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग खेमों में बटे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर कोई अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहा है, मुझे लगता है कि किसान लीडर अपना अलग तरीके से देख रहे हैं सोसाइटी में, वो सिर्फ उनका एक दायरा है कि जी हम किसानों की ही बात करेंगे। कोई मज़दूर की बात कर रहा है तो वो ट्रेड यूनिस्ट है, उसमें ही आप लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है अगर हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल आज देश में है वो एक नफ़रत का बनाया जा रहा है। अननेसेसरी जो मैडम ने बात रखी 1857 में, जिस तरीके से बार बार ये बताया गया बहादुर साहब जफर की तरफ से कि भाई ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसे बिल्कुल अलग किया गया, और जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम किया गया उसका जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया। मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ख़ास तौर पर जो इस चीज़ की बात कहता है कि हम समाज के अंदर में एक बराबर एक माहौल बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो दलित मूवमेंट चल रहा है, हम इस मुल्क में हर एक स्टेज पे देखेंगे कि अलग अलग तरीके से एक्टिविटी चल रही है, लेकिन वो सीमित है, अपने वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। कारण ये कि उन्हें लगता है कि मेरी आइडियोलॉजी ख़ास तौर पर उनके साथ में हमारी मैच नहीं करती है। तो हमें लगता है कि एक खुले मन से एक माहौल बनाना चाहिए। वो माहौल कहाँ से बनेगा? यूनिवर्सिटी से बनेगा। हमें लगता है कि कॉलेज में जिस तरीके से हम कोई जो डिस्कशन होता है, प्रोफेसर सब हैं, और एक संवाद का माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम एक चीज़ पे पहुंच सकें कि करना क्या आगे, क्योंकि सारी बात जब आती है तो वो वोट बैंक पर आके ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि अब ये समय बहुत सही समय है, जिस तरीके से कर्नाटका इलेक्शन में हम देख रहे हैं, और अलग अलग स्टेट में भी, सेंट्रल अभी 2024 में चुनाव होने वाला है। तो
अननेसेसरी कभी बजरंगबली उत्पन्न हो जाते हैं, तो कभी कोई भगवान आ जाते हैं। तो ये सारा जो आज की जो हुकूमत है, मुझे लगता है कि वो धर्म पे ही काम कर रही है, धर्म को लेके फोकस कर रही है, और बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर रोक के लिए यूनिवर्सिटीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, पढ़ा सकें, ख़ासतौर पर वर्कशॉप कर सकें। जिस तरीके से पीयूसीएल हमारा संगठन है, हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी इस संस्था में जुड़ रहा है और जुड़ेगा, तो उसको हम कम से कम एक ऐसा माहौल देंगे कि वो अपनी बात कम से कम रख सके, जो सही को कम से कम मजबूती से रख सके। ये मेरा कहना है। मैं समझता हूँ कि हमको एक बात समझना है कि हम हाथी के हाथ, हाथी के कान, टांग, पूंछ और सूंड सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस हाथी की बात नहीं कर रहे जिस हाथी से हमें निपटना है। और मैं समझता हूं कि हमारे समाज में वो हाथी आज की स्थिति में हिंदू है, और उस हिंदू को हम कैसे इंगेज करें कि ये जो हुड़दंग है, जो समाज में अशांति है। हिंदू नहीं, हिंदुत्व। हाँ, हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। तो जो तो मेरा समझ ऐसा है कि जो हिंदुत्व वाला जो बात है उसको हम कैसे हैंडल करें। और अगर मुसलमान उसके बारे में बात करता है तो धार्मिक तनाव बढ़ता है, अगर दूसरे धर्म के लोग बात करते हैं तो धार्मिक तनाव बढ़ता है। ये हिंदू क्यों खामोश हैं? तो मुझे लगता है कि इस कमरे में, इस हॉल में जो हिंदू हैं वो तो कम से कम सोचे कि इस हिंदुत्व की फिलॉसफी को हम हिंदू होकर कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम हिंदू रहकर उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि कोई मुसलमान उसको चैलेंज करेगा, कोई ईसाई चैलेंज करेगा, कोई और उसको चैलेंज करेगा। एक बात। और मुझे लगता है उसमें तीन चीजें मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक, कि अगर हमें हिंदुत्व को चैलेंज करना है तो हमारा कंटेंट, समाज के लिए कंटेंट क्या होगा जो हम समाज में कंटेंट बांट सके, लोगों को समझा सके। हमारे पास कबीर की वाणी है, बहुत सारी वाणी, कंटेंट है, लेकिन कंटेंट लोगों को रिमाइंड कैसे कराया जाए, एक है। तो मुझे लगता है कि एक काम हम ये कर सकते हैं कि वो कंटेंट कैसे पहुंचाए। दूसरा, ये हिंदुत्व के खिलाफ हमें सामाजिक स्तर पर हिंदुओं में लीडर कैसे खड़े हों जो छाती ठोक के कह सके कि ये जो हिंदुत्व है इसके ये जो हिंदुत्व जो मुसलमानों को नीचा दिखाता है, दलितों को नीचा दिखाता है, ईसाइयों को नीचा दिखाता है, किसी भी मजहब को नीचा दिखाता है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदू वाला नहीं, ये हिंदू नहीं है। तो वो मुझे लगता है इसलिए हमें उस तरह की लीडरशिप हम कैसे करें, उस लीडरशिप पर हमें थोड़ा सा काम कंटेंट के साथ करना होगा। तीसरा ये कि हमें जहाँ जहाँ ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, उन प्लेटफॉर्म पर हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज करें। हो सकता है हमारी पिटाई भी होगी क्योंकि वो लोग वायलेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो भी पिटेंगे। अब मैं तो मानता हूं कि उनको पीटने की स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा बुद्ध ने कहा था, बैर को बैर से नहीं मिटाया जा सकता। तो हमें तो उनके साथ इंगेज करना जरूरी है। तो हमें इंगेज कैसे करें उनके साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां कुछ एक्शन उनको जरूर करने चाहिए। और अंत में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब हमारे बीच में बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां यहां पर हैं। हम इतने नौजवान नहीं रहे हैं, वैसे दिमाग तो हमारा भी पूरा जवानी से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी हमारे सामने बहुत कम है। ये जो देश में माहौल बन रहा है, ये भारत के नौजवानों के लिए सबसे खतरनाक बन रहा है, क्योंकि उनको एक जहर भरे माहौल में ले जाने की कोशिश हो रही है। तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है, उनको इस बात पे सोचना चाहिए। अपनी बात तो मैं यही खत्म करता हूं।